अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टेक्सराम के साथ मैं हूं जलीब। नाजरीन, वफाकी हुकूमत ने बजट 2022 और 23 9,502 अरब का पेश कर दिया है, जिसमें महसूलात का जो हदफ है वो 7,004 अरब रुपये रखा गया है और नॉन टैक्स की मद में 2,000 अरब रुपये इकट्ठे किए जाएंगे। टैक्स रिलीफ भी ख़त्म किए गए हैं, नए टैक्स भी लगाए गए हैं। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं आसम जुल्फ़िकार साहब। आप फर्गूसन के पार्टनर हैं। आसम जुल्फ़िकार साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। आसम जुल्फ़िकार साहब, ये बताइएगा कि सेल टैक्स की मद में जो एग्जाम्पशन दी हुई थी वो सूदमंद साबित होती हैं? मिसाल के तौर पर जो ट्रैक्टर वगैरह की ऊपर अब जो एग्जाम्पशन दी गई है, आप क्या समझते हैं? देखिए, जो सेल्स टैक्स के अंदर एग्जाम्पशंस का कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा फोकस्ड टॉपिक है। ऐसे ही इसके पीछे किसी को भी एग्जाम्पशन देने के लिए एक पूरा इकोनॉमिक डिसीजन पीछे लिया जाता है। इस वक्त जो सेल्स टैक्स में एग्जाम्पशंस जिनको इंट्रोड्यूस किया गया है वो बुनियादी तौर पर 3 है। पहली एक ट्रैक्टर्स की आपने देखी है। जाहिर है हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जाए, और जो पुरानी रजीम थी ट्रैक्टर से मुतल्लिक, उसमें जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर थे उनके बेइंतहा रिफंड एक्यूमुलेट हो रहे थे। इसमें पहले 5% का टैक्स था। और जो ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग की 2 बड़ी कंपनी हैं, उनके रीफंड्स की एक्यूमुलेशन की वजह से बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी के प्रॉब्लम थे। अब उन्होंने इसको एग्जेम्प्ट किया है, सिस्टम सिंप्लीफाइड हुआ है, लेकिन इससे थोड़ी कीमत ऊपर चली जाएगी। हम ऑलरेडी इस वक्त इन्फ्लेशन के अंदर थोड़ा फंसे हुए हैं। इससे ये जो ट्रैक्टर है इस पर एग्जाम्पशन करने की वजह से जो कीमत ऊपर जाएगी उसका थोड़ा और चैलेंज होगा, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। दूसरी एग्जाम्पशन इन्होंने कुछ मशीनरी वगैरह के लिए दी है। वो हमेशा से एक अच्छा स्टेप है। मशीनरी आएगी और अगर उस पर सेल्स टैक्स नहीं होगा तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जॉब्स क्रिएट होंगी। ये भी इकोनॉमिक साइड के ऊपर एक अच्छा डिसीजन गवर्नमेंट ने दिया है। जो तीसरी एग्जाम्पशन इस वक्त आई है वो हॉस्पिटल्स के लिए जो चैरिटी पे रन किए जाते हैं उनके लिए जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर सेल्स टैक्स की एग्जाम्पशन दी है। ये भी एक अच्छा स्टेप है इस लिहाज से कि हॉस्पिटल्स अगर जो भी इक्विपमेंट वगैरह ख़रीदेंगे उस पर सेल्स टैक्स नहीं होगा तो उनके पास चैरिटी करने के लिए कुछ ज़्यादा फंड्स अवेलेबल होंगे और जनरल पब्लिक का उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। आसम जुल्फ़िकार साहब, रिटेलर को फिक्स टैक्स रजीम में ला रहे हैं, आप क्या समझते हैं जिनके बिजली के बिल कम होंगे फिर क्या सूरत हाल होगी, उनके साथ क्या सलूक होगा? देखिए, ये आपके सवाल के 2 जाविये हैं। एक तो फिक्स टैक्स इनकम टैक्स के अंदर लेकर आने का प्रपोजल है, और दूसरा सेल्स टैक्स में ये जो अमाउंट्स उन्होंने 3 कैटेगरी बना के रखी हैं। इसमें जो सेल्स टैक्स वाली है वो तो स्पेस देने के लिए ठीक है, उसमें थोड़ी डिस्पैरिटी रहेगी कि जिसका बिल 3,000 है उसका भी सेल्स टैक्स 3,000 होगा और जिसका 29,000 है उसका भी 3,000 होगा। ये डिस्पैरिटी तो रहेगी, लेकिन इतने ज़्यादा रिटेलर्स को दुनिया की तरह सबको रजिस्टर करके उनको इम्प्लीमेंट करना और इन्फोर्स करना हमारे लिए मुश्किल है, जिस तरह का हमारा मुल्क का एक मुआशी निज़ाम है। लेकिन इसको शॉर्ट टर्म में रहना चाहिए और एंड में गवर्नमेंट को ऑटोमेशन के थ्रू सबको टैक्स नेट में लाने की कोशिश करनी चाहिए और एक्चुअल सेल्स टैक्स पर आना चाहिए। आसम जुल्फ़िकार साहब, ये बताइएगा कि इंपोर्टर को कभी नॉर्मल टैक्स रजीम में लाया जाता है, कभी मिनिमम टैक्स रजीम में लाया जाता है, आप फाइनल टैक्स रजीम में ले गए हैं, आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, ये अगर मैं आपके पिछले सवाल से इसको मिलाऊं, इंपोर्टर को फिक्स टैक्स में लेकर आना और रिटेलर को भी फिक्स टैक्स में, इनकम टैक्स में लेकर आना, ये अच्छा स्टेप नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो भी हमारे टैक्स के निज़ाम की ख़राबियाँ हैं या हम अपने मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सके, वो एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन की शॉर्टफॉल है। और ये दोनों स्कीम्स जो हैं ये डॉक्यूमेंटेशन के एंटी वर्क करती हैं, और इससे जब आप किसी का फिक्स टैक्स होता है तो फिर खाते का सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। किससे लिया, किसको बेचा, ये चेन टूट जाती है और इससे फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लिहाजा वो लोग तो बड़े खुश होंगे कि उनको फिक्स टैक्स बता दिया है, लेकिन ये डायरेक्ट टैक्स के निज़ाम में कहीं भी दुनिया में नहीं होता कि आपको पहले बता दिया जाए कि आपका कितना टैक्स है। अगर आपकी ज़्यादा आमदनी हो आप पे ज़्यादा टैक्स होना चाहिए, आप पे कम आमदनी हो कम होना चाहिए। लेकिन हम एक को दरमियानी रास्ता निकालते हैं, लेकिन ये मुल्क के लिए अच्छी मूव नहीं है फिक्स टैक्स में लेकर आना। इससे उस पर्टिकुलर क्लास के लिए आसानी सहूलत तो हो जाती है, लेकिन ये टैक्स के निज़ाम के लिए अच्छा नहीं है और दुनिया में कहीं भी इसको कामयाबी से इम्प्लीमेंट, इससे मतलूबा नतीजे हासिल नहीं होते। इसी के साथ मैं आपकी बात कता कलामी की माफ़ी,
इसी में ये शनाख्ती कार्ड वाली चीज़ भी जो मैंने कही, डॉक्यूमेंटेशन वाली, इसको भी इस पैराहे में देखने की ज़रूरत है कि अब फिर शनाख्ती कार्ड की रिक्वायरमेंट को ख़त्म करने से एक मरतबा फिर जो सेल्स हो रही होंगी वो अब ये नहीं पता कि वो किसको जा रही हैं, कौन है उनसे मुनाफा कमा रहा, उस तक कैसे पहुंचे। तो लिहाजा ये बजट जिस लिहाज से भी, इस लिहाज से अच्छा है कि इस पे डायरेक्ट टैक्सेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया है और रिच को टैक्स किया गया है, यहाँ तक इसमें अच्छे स्टेप्स हैं। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंटेशन में जो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, इसको रिकंसिडर करने की जरूरत है। सर ये भी बताइएगा, एक तरफ एफबीआर कहता है पीओएस पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के जरिए हम 10,000 अरब रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। पीओएस का सिस्टम इस बार उस पर प्रॉपर काम हो रहा है और होगा, लेकिन दूसरी तरफ सीएनआईसी की आपने शर्त खत्म कर दी है, ये खुला तजाद नहीं है? देखिए, पीओएस और सीएनआईसी, पीओएस के बाद सीएनआईसी की इफादियत एक्चुअली स्टार्ट होती है। पीओएस तो ये है कि पॉइंट ऑफ सेल पे एफबीआर को पता चलेगा कौन बंदा कितनी सेल कर रहा है, उस तक तो हमें टैक्स पूरा मिल जाएगा। किसको सेल हुई है, उससे क्या टैक्स हमें आना है, वो राब्ता सीएनआईसी से टूट जाएगा और उसके अच्छे नताइज नहीं होंगे मेरे ख्याल से। आसम जुल्फ़िकार साहब, आखिर में ये बताइएगा, जो तजारती खसारा है उसका मईशत पर क्या असरात होते हैं, और दूसरा हमारा जो बजट खसारा है और गर्दशी कर्जा है, इसको ख़त्म किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो किस तरह? देखें, इसमें जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, ये तो इतनी इसके ऊपर बहस हो चुकी है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो गैप है, इसको ब्रिज करने की ज़रूरत है। अब रिलायंस हमारा फॉरेन बोरोइंग पर पैसे एक तो मिलते भी नहीं हैं, हर कोई आसानी से देता भी नहीं है। आप देख ही रहे हैं आईएमएफ में किस तरह की मुश्किलात का पाकिस्तान को सामना है। हमें दो काम करने होंगे, ये बात मैं तवातर से कहता रहा हूँ। एक, हमें एक्सपोर्ट हंगामी तौर पर बढ़ानी होगी। पिछले साल में हमने एक्सपोर्ट अच्छी इम्प्रूव किया है। हम 28-29 से 32-33-34 पे पहुँच रहे हैं, बिलियन की मैं बात कर रहा हूँ। अभी इस सेक्टर में बड़ी गुंजाइश है, आईटी में बेइंतहा गुंजाइश है, वैल्यू एडिड टेक्सटाइल में बेइंतहा गुंजाइश है, एग्रीकल्चर और मीट में बड़ी गुंजाइश है। हमें हंगामी तौर पर एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी और हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए भी बंदोबस्त करना होगा। हर चीज़ पाकिस्तान में जो इंपोर्ट हो रही है, इसको मुतबादिल इसके ढूंढने होंगे कि हम कैसे अपनी इंपोर्ट को कम करें, फिर हम इस खसारे में से निकलेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये जो वतीरा है कि हुकूमत पिछली हुकूमत को इल्ज़ाम दे रही है, तो क्या जो पिछली हुकूमत आई थी वो उससे पिछली को दे रही थी, उससे पिछली थी जो वो उससे पिछली को दे रही थी, और जब ये चले जाएंगे और कोई और आएगा तो वो इनको आके देगा। हमें पीछे बहुत बाज़गश भी थी, इस पे काम भी करने की ज़रूरत है। हमें सियासत को और मईशत को अलहदा करने की ज़रूरत है। मईशत में पाकिस्तान का इस्तेहकाम है, पावर में कभी कोई आता है कभी कोई जाता है, लेकिन मईशत पाकिस्तान की मजबूत होनी चाहिए। हमें अपनी सियासत को इससे अलहदा करना चाहिए। पीछे वालों पे इल्ज़ाम लगाने की बजाय अगर कोई गलती है तो उसको सही करना चाहिए। सब्सिडी का नेमुल बदल सब्सिडी नहीं है, और सब्सिडी ख़त्म कर देना भी बिल्कुल, जिस तरह के हमारे यहाँ पे गुर्बत है, ख़त्म कर देना भी कोई अक्लमंदी नहीं है। लेकिन हमें मुआशी नुक्तों के ऊपर हर पार्टी का एक एम्बिशन और एक मोटो होना चाहिए, पाकिस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान। किसी भी चीज़ पे देखें, इत्तफाक अगर करने की विल हो, इत्तफाक हो जाता है। बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स पे भी हो ही जाता है। आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रखना होता है तो आपका इत्तफाक हो ही जाता है। नैब का चेयरमैन है तो आपने रखना होता है, हो ही जाता है। सारी पोजीशंस पर हो जाता है। मईशत पर भी हो सकता है। आप किसी भी पार्टी से इंडिविजुअली पूछेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग मईशत ही देखना चाहता है। तो वो हर पार्टी को ये तो नहीं कह रहा कि मैं कमज़ोर देखना चाहता हूँ, सभी स्ट्रॉन्ग मईशत देखना चाहते हैं, सब पाकिस्तान को ऊपर देखना चाहते हैं। लिहाजा इस पर इत्तफाक होना, ये ट्रेड डेफिसिट, ये बजट खसारा, इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के कुछ नुक्तों पे इत्तफाक करना को बड़ा काम नहीं है। ये ज़ाती तौर पे मैं बिल्कुल अपनी ज़ाती राय आपसे कह रहा हूँ कि जिस तरह हालात तेज़ी से बदलते हैं, इसमें मिनी बजट आना या आगे जाके बजट आना, इसमें बजाते खुद कॉन्सेप्ट में कोई बुराई नहीं है। अगर दुनिया में प्राइसेस चेंज हो रही हैं तो मुझे अपना बजट रिवाइज करना चाहिए, और अगर बेहतरी हो रही है तो भी मुझे अपना बजट रिवाइज करना चाहिए। लिहाजा बजट की रिवीजन में कोई बुराई नहीं है। इसको हम ऐसे देखते हैं कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। बजट 2 दफ़ा अगर और आगे रिवाइज हो जाए या 3 दफ़ा रिवाइज हो जाए और वो पाकिस्तान के मुफाद में हो तो इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आसम जुल्फ़िकार साहब, आपने हमें टाइम दिया।